कंपनी का जब समामेलन होता है तो मुख्य रूप से हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है पार्षद अंतर नियम। चाहे वह हमारी पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या एक व्यक्ति कंपनी हो, इन तीनों कंपनियों का जब कभी हमें रजिस्टर कराने की आवश्यकता पड़ती है, हमें इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है या समय मेलन कराना होता है, तो हमें कंपनियों को समय मेलन कराने के लिए हमें दो मुख्य रूप से दो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? एक होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद सीमा नियम क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रोसेस, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा पार्षद सीमा नियम क्या होता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के समामेलन का एक पहला चरण होता है। ये पहला चरण होता है जब कभी हम रजिस्ट्रार कार्यालय में जाते हैं कंपनी का समामेलन कराने के लिए, तो सबसे पहले हमसे यही मांगा जाता है कि आप अपना पार्षद सीमा नियम दिखाइए। जो कंपनी आप रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं उस कंपनी का पार्षद सीमा नियम दिखाइए। पार्षद सीमा नियम में मुख्य 6 क्लास होते हैं, जिस 6 क्लास के माध्यम से पूरा पार्षद सीमा नियम को डिकोड किया गया होता है। ये 6 जो क्लास हैं, इन्हीं 6 क्लास से बनाया गया है हमारा पार्षद सीमा नियम, जिसमें सबसे पहला क्लास है जिसे हम नाम वाक्य के नाम से जानते हैं। नाम वाक्य क्या होता है? नाम वाक्य में ये बताया जाता है कि जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी का नाम क्या रहने वाला है, नाम कैसा होना चाहिए। अब कंपनी का नाम रख रहे हैं, हम नई कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं, तो कंपनी का नाम कैसे रखेंगे? तो कंपनी का नाम रखने के भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 जो है, वो क्या कहता है कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए कि उस नाम से कोई कंपनी नहीं बनी होनी चाहिए। पहली बात तो उस नाम से कोई कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि 2013 नहीं, उसके पहले भी कंपनी अधिनियम जो है उसके तहत भी कोई कंपनी इस नाम से रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जो आप नाम को रख रहे हैं वो नाम ऐसा होना चाहिए कि किसी प्रोफेशनल का नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि जिससे जनता भ्रमित हो जाए। जैसे आप किसी व्यक्ति, बड़े प्रोफेशनल व्यक्ति का नाम रख दें और उस नाम से कंपनी आप खोल लें, तो क्या होगा, जनता उसमें भ्रमित हो जाएगी कि ये तो इस बड़े आदमी का कंपनी है, ये कंपनी बहुत अच्छी होगी, चाहे वास्तव में कंपनी वो ठीक हो या ना हो। तो ऐसे आप नाम नहीं रख सकते, किसी सेलिब्रिटी का आप नाम नहीं रख सकते। तो ये इसमें देखना पड़ता है कि नाम आपको कैसा रखना होता है। तो नाम वाक्य में आप अपने कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी का नाम कैसा रहेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें होता है स्थान वाक्य। स्थान वाक्य देखा जाता है तो स्थान वाक्य में क्या होता है, देखिए जैसे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आप कंपनी का जब निर्माण करेंगे तो कंपनी आपकी कहाँ पर रन करेगी, अर्थात आपकी कंपनी ओपन कहाँ पर होगी, वह स्थान कौन सा है, तो उस स्थान को बताना हो। जैसे कि आप कि एक ऐसी कंपनी है जो कि थोड़ा प्रदूषण वाली कंपनी है, जो कि जब कार्यरत होगी तो उससे कुछ प्रदूषण होगा। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी एकदम बीचों बीच मार्केट में हो, जब बीचों बीच मार्केट में है तो जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो यदि आपने उद्देश्य स्थान ऐसा जगह चुना है जहां पर बीचों बीच मार्केट है, चारों तरफ मार्केट है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये रजिस्ट्रेशन होगा ये कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने स्थान गलत चुना है। क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो क्या है, वो प्रदूषण वाली कंपनी है, जो कि प्रदूषण जब वो कार्यरत होगी तो प्रदूषण उससे निकलेगा, जो कि जनता के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको स्थान ऐसा चुनना है जो के लिए उसके लिए अच्छा हो। तो वही स्थान वाक्य में आपको डिसाइड करना है कि आप कंपनी का स्थान कैसा रहना चाहिए। ये भी कंपनी एक्ट में बताया गया कि कंपनी का स्थान ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर लोगों को कोई समस्या न हो। जैसे कि आपकी कंपनी यदि प्रदूषण वाली है या फिर ऐसी कंपनी है जो कि जहाँ पर केमिकल का उपयोग होता है, केमिकल का यूज होता है, तो ऐसी कंपनियों को एकदम मार्केट एरिया से बाहर को स्थापित करने के लिए बताया जाता है कि आप मार्केट एरिया के बाहर कंपनी को इस्टेब्लिश करें और उसको वहाँ पर स्थापित करें। उसके बाद तीसरा हमारा होता है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या है, आप कंपनी जो बना रहे हैं इसमें क्या निर्माण क्या होगा, एक कंपनी कार्य क्या करेगी, किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगी, क्या प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है या कोई और कंपनी है। तो इस उद्देश्य वाक्य में अपनी कंपनी के
उद्देश्य गोल को आप डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी काम क्या करने वाली है, क्या प्रोडक्शन की कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, कोई सामान बनाएगी या फिर सिर्फ सामान क्रय और विक्रय करेगी, यहाँ पर कोई प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार उद्देश्य वाक्य में आप कंपनी के उद्देश्य को डिसाइड करेंगे। उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है दायित्व वाक्य। आपकी कंपनी जो है ये क्या सीमित दायित्व वाली कंपनी है या असीमित दायित्व वाली कंपनी, इसका निर्धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि कंपनी जो है आपकी क्या, इसमें जो सदस्य होंगे उनके दायित्व क्या सीमित रखे जाएंगे या असीमित रखे जाएंगे, तो इसका भी डिसाइड करना आवश्यक होता है। ये दायित्व वाक्य में डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य क्या होता है, जब हमारी कंपनी रजिस्टर होती है तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारी जो कंपनी है अभी इस समय के लिए कितनी पूंजी से रन करेगी। हमारी जैसे कंपनी हो गई, मान लीजिए हम कंपनी कर रहे हैं और कर रहे हैं हम अपनी कंपनी को 10 लाख से हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या होगी, ये रन करेगी। अर्थात हम जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कंपनी कह रहे हैं कि 10 लाख से रजिस्ट्रेशन कराएं, मतलब अधिकतम टर्नओवर जो होगा हमारा 10 लाख का होगा कंपनी का, इससे ज़्यादा हम टर्नओवर नहीं करेंगे। तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 लाख हम लिख देंगे कि हमारी कंपनी क्या होगी, 10 लाख से टर्नओवर करेगी। और उसके बाद जो 10 लाख की पूंजी लगाएंगे, क्या हम लगाएंगे कंपनी में, मान लीजिए हम 10 लाख की पूंजी लगा रहे हैं, 10 लाख की जो पूंजी लगा रहे हैं ये पूंजी कहाँ से आएगी, पूंजी किस प्रकार में होगी, क्या ये पूंजी हमारी एसेट्स के रूप में होगी या सभी पैसे होंगे या रुपए होंगे, पैसे या रुपए होंगे, जो भी हो रुपए या पैसे होंगे, या कि एसेट्स होंगे, कि इस प्रकार ये पैसे जो हम 10 लाख यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं ये किस प्रकार के पैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, इसका भी उल्लेख यहाँ पर करना होता है पूंजी वाक्य में। ठीक, उसके बाद आता है हस्तांतरण वाक्य। हस्तांतरण वाक्य वह होता है जिसमें हम जब कंपनी का समामेलन कराने जाते हैं, तो जब कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, जब कंपनी का निर्माण होता है तो उसमें कुछ सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि हमारी पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी के लिए हमें 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। बिना 7 सदस्यों की हमारी पब्लिक कंपनी कभी रजिस्टर नहीं होगी। ऐसी स्थिति में 7 सदस्यों की यहाँ पर हस्ताक्षर आवश्यक है। वहीं पर यदि हमारी प्राइवेट कंपनी हो तो वहाँ पर 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वहीं अगर एक व्यक्ति कंपनी हो तो 1 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मिनिमम 7, मिनिमम 2, मिनिमम 1 सदस्यों की आवश्यकता होती है इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो हस्ताक्षर वाक्य में इन्हीं सदस्यों का हस्ताक्षर होता है जो कि कंपनी के निर्माण करते समय यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये पार्षद सीमा नियम होता है। पार्षद सीमा नियम कहने का मतलब कंपनी के बाहरी आवरण, कंपनी का बाहरी रूपरेखा कैसी होगी, ये पार्षद सीमा नियम डिसाइड करता है। यदि आपका ये 6 चरण यदि यहाँ से आपका सही होंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। जब ये आपका वेरीफाई हो जाएगा तो दूसरा चरण आता है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम के कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को देखा जाता है, उसके बाद उसको भी वेरीफाई किया जाता है। तो आगे की क्लास में हम जानेंगे कि पार्षद अंतर नियम क्या होता है, कंपनी के समामेलन में पार्षद अंतर नियम का क्या भूमिका होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है, कंपनी का समामेलन कराने में इसका क्या योगदान होता है। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में जिसमें हम जानेंगे कि पार्षद अंतर नियम क्या होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।